अस्सलाम वालेकुम। रब काना तेरे ही नाम से इब्तिदा करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़। तू हलीम भी, तू करीम भी, तू मेरे ख्यालों में बसा मसाले शमीम है। मेरे हुरूफ तेरी मानते हैं करके मंसूब तेरी ज़ात से, कुछ लफ्ज़ अपने नाचीज़ हवाले से सरफराज करूँ। ये तहयल की और आने भी हैं बख्शिश तेरी, खाक सहरा हूँ मगर चाँद पे परवाज़ करूँ। तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ, तेरे ही नाम से आगाज़ करूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बिअदद कुल्लि दाइन दुआइन व बिअदद कुल्लि मिल्लतिन व शुआइन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है, तो मेरी तरफ से, मेरे जो स्टूडियो में कोलीग हैं, टीम है, उनकी तरफ से, नेशन वाइड लॉ एसोसिएट्स के जितनी टीम है उनकी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करते हैं कि ये साल जो है 2020 से बेहतर होगा। ओबियसली 2020 में हम सब ने मुश्किल से गुजारा है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हम सब ने फेस की हैं। आइसोलेशन में भी लोग रहे हैं, बीमारी में भी मुबतला रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने करीबी रिश्तेदार जो हैं, दोस्त हैं, हज़रात, उनको भी वो दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह उन सब को जन्नत नसीब करे। तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आने वाला साल जो है हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए और ये बीमारी से इंसानियत को और सब मुसलमान उम्मा को नजात मिले। तो आमीन। हम चलते हैं, प्रोग्राम का जो सिलसिला है उसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा लाइव होता है। इसमें अगर आपको कोई भी लीगल इशू हो, इमिग्रेशन के हवाले से, फैमिली लॉ के हवाले से, विल के हवाले से, प्रोबेट के हवाले से, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कोई मसला है, तो एम्प्लॉयमेंट का कोई मसला है, यानी कि किसी किस्म का भी कोई आपको लीगल इशू है, यहाँ पे हो, यूरोप में हो या पाकिस्तान में हो, तो आप हमें जो है वो टेलीफोन कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको तसल्ली बख्श जो है जवाब दे सकें। याद रहे कि ये डिटेल जो है एडवाइस नहीं दे सकते हम, क्योंकि मकसद इस प्रोग्राम का ये होता है कि जो नई चेंजेस आती हैं, जो अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं, नई चेंजेस के हवाले से, या फिर जो आपको कोई उलझन है उसके हवाले से हम जो है आपको ब्रीफ जो है आपको मशवरा दे सकते हैं। अगर आपने डिटेल एडवाइस लेनी है तो स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से हमारा जो है नंबर जो है ऑफिस का नंबर ले सकते हैं, फिर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं बाय फ़ोन, या आप अपॉइंटमेंट बुक कर लें, हमारे दफ्तर में भी आ सकते हैं। याद रहे कि हमारी जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो फ्री है, तो उसमें अगर आप दफ्तर में भी आएंगे तो इनिशियल कंसल्टेशन में हम आपसे कोई फ़ीस नहीं लेंगे। मैं जैसे कि पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, बैरिस्टर हूँ। पिछले तकरीबन 25 साल से जो है वो मैं इस प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ, और मैं पाकिस्तान का जो लोअर हाई कोर्ट है वहाँ का भी मैं लॉयर हूँ, पाकिस्तान में भी हमारा ऑफिस है। तो अगर आपने कोई भी सवाल करना है तो आप हमें जो है वो स्टूडियो में लाइव सवाल कर सकते हैं। आज सबसे पहले मैं ये बात शुरू करना चाहता हूँ, यूरोपियन लॉ के हवाले से तो 2 प्रोग्राम हमने किए हैं, लेकिन कुछ इश्यूज थे जो हमने लास्ट 2 प्रोग्राम में मेंशन नहीं किए हैं, वो मैं आपको ब्रीफली जो है ना, ये सुरेंद्र सिंह रूट जो है इसके बारे में मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ। क्योंकि जैसे ये अब नए एप्लीकेशन आए हैं, ऑनलाइन सिस्टम चला गया है 31 दिसंबर से, जो है वो यूरोप जो है वो हम यूरोप से निकल गए हैं, और यूरोपियन जो रूल्स रेगुलेशन थे वो जो है वो ख़त्म हो गए, और पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है 1 जनवरी से शुरू हो चुका है सब के लिए। अब जो है जो लोग यूरोप से भी आ रहे हैं, यूरोप से बाहर से भी आ रहे हैं, वो सब जो हैं उनके लिए अब सेम पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है वो उसको आप जो है वो कंप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ यूरोपियन के लिए एक चीज़ जो है वो रह गई है कि अगर हम जाना चाहें या वहाँ से कोई आना चाहे तो 6 माह का जो विजिटर वीज़ा है उसके लिए हमें कोई भी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर 6 मंथ हम जो है फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में, और यूरोप वाले जो है इधर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, तो और किसी वर्क सिलसिले में आना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अब ये जो सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह का ये है कि ये ऐसे हुआ था कि जब हम यूरोप को ज्वाइन किया तो कुछ लोगों ने ऐसा किया कि क्योंकि यहाँ के जो इमिग्रेशन रूल थे वो बड़े सख्त थे, और फीस जो थी वो भी काफ़ी हाई थी, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी जो है उन्होंने जो है इंट्रोडक्शन कर दी थी कि अगर आप अपने बीवी या हस्बैंड को किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लेकर आना चाहते हैं तो आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है
वो भी करनी पड़ती थी, और उसके साथ जो है जो फीस थी वो भी बड़ी हाई थी, और फिर 18,600 तनख्वाह का जो है वो भी रिक्वायरमेंट जो है वो शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे लोग जो है उनके हस्बैंड या वाइफ जो थे वो क्वालिफाई नहीं कर सकते थे अंडर दिस न्यू रूल्स। तो लोगों ने क्या किया कि वो यहाँ से यूरोप के किसी मुल्क में शिफ्ट हो गए, क्योंकि यूरोप में ना इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी, ना फीस थी, और ना ही 18,602 तनख्वाह का जो रिक्वायरमेंट थ्रेश होल्ड था वो भी नहीं था। तो जब लोग इधर से गए, वहाँ जाकर साल सारा रहे, एक साल रहने के बाद जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन हस्बैंड एंड वाइफ के किया, तो वो उनका वहाँ से जो है वो वाइफ या हस्बैंड उनको ज्वाइन कर गए। तो फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इनफैक्ट डिसाइड किया कि हम वापस इंग्लैंड में चले जाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, काम की भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो कुछ लोगों ने जो है ना वो वापस फिर इंग्लैंड में चले आए, क्योंकि वो अंडर यूरोपियन बैनर में आ रहे थे, तो अपनी बीवी और हस्बैंड को भी साथ लेकर आ सकते थे। यहाँ पे जब आए तो यहाँ का कानून के मुताबिक जो है इमिग्रेशन होम वालों ने होम ऑफिस ने सस्पेक्ट किया कि ये लोग जो हैं ये इमिग्रेशन का जो हमारा यूके के इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट रूल जो थे उनको बाईपास करने के लिए इन लोगों ने एक चालाकी की है कि यहाँ से यूरोप चले गए और वहाँ से फिर इन्होंने एक साल शो करके वो जो है वो वापस जो है अपने बीवी या हस्बैंड को वो लेकर इधर चले आए हैं। तो उसके लिए जो है ये सुरेंद्र सिंह थे जिन्होंने ऐसे ही किया था। तो जब वो वापस आए तो उनको यहाँ पे फिर जो है ना वो इमिग्रेशन का बहुत सारा इशू हुआ। हमारा जो होम ऑफिस से उन्होंने उनको इस बात जो है ना वो सस्पेक्ट किया कि उन्होंने ये जो है ये सारा जो है इमिग्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन बाईपास करने के लिए किया। तो फिर क्या हुआ कि वो केस जो है अदालत में चला गया। तो उसमें कुछ जो है प्रिंसिपल डेवलप हुए कि अगर आदमी ऐसा करता है कि इंग्लैंड से यूरोप में जाता है और वहाँ जाता है तो फिर उसको क्या क्या सबूत जो है उसको पेश करने पड़ेंगे। यानी कि वहाँ पे जाकर उसको ये शो करना पड़ेगा कि मैं किसी कॉलेज में जाकर इंग्लिश जो वहाँ की जो ज़ुबान थी वो भी सीखने की कोशिश की है। उसके अलावा मैंने वहाँ का नेशनल इंश्योरेंस नंबर ले लिया था, वहाँ पर मेरी रेजिडेंस थी, रेजिडेंस परमिट जो होता है वो भी ले लिया, वहाँ का जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर था काम करने के लिए वो भी ले लिया, वहाँ पे हमने बैंक अकाउंट भी ले लिए। उसके बाद जो है हम काम भी वहाँ पे शुरू कर दिया। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट थी ये आपको शो करनी पड़ती थी कि आप वाकई जेन्युइनली वहाँ पे गए हैं और आपका पूरी नीयत ये थी कि आप वहाँ जाकर सेटल होंगे और फिर वहाँ से आपने जो अपनी बीवी और हस्बैंड को लेकर आए हैं। तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो अब ये हुआ है कि जो लोग वहाँ से वापस आए हुए हैं रिसेंटली उनके पास अगर एक तो पूरे एविडेंस नहीं होंगे और दूसरा ये है कि जो एप्लीकेशन है ये जो प्री सेटल और सेटलमेंट का तो एप्लीकेशन तब आप कर सकते हैं जब आपने 5 साल पूरे आपने यहाँ पे इंग्लैंड में कर लिए थे, तो फिर आप सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप यूरोप से आए थे। तो अगर आपका 5 साल का पीरियड पूरा नहीं हो रहा तो फिर आपने प्री सेटलमेंट एप्लीकेशन करना है। अब प्री सेटलमेंट जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन उसमें कहीं भी सुरेंद्र सिंह का जो रूट है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आप उसमें जो है वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते। उसके लिए जो पेपर एप्लीकेशन था वो भी होम ऑफिस ने ख़त्म कर दिया है। तो ये मेरे जो कोलिग लॉयर्स हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो वेबसाइट है होम ऑफिस की और गूगल वगैरह जहाँ भी आप सर्च करेंगे इसके बारे में कोई खासी मालूमात इनफैक्ट आपको नहीं मिलेगी कि उन लोगों के लिए एप्लीकेशन कैसे किए जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका प्रोसीजर ये है कि आपने होम ऑफिस को फ़ोन करना है। फ़ोन जो होम ऑफिस का है वो बड़ा बिजी जा रहा था, वो बड़ा बिजी होगा और बड़ी देर बाद जाकर वो आंसर करते हैं। आपने फिर उनको बताना है कि आपकी ये सिचुएशन है, आपके पास क्लाइंट है जो सुरेंद्र सिंह रूट के अंदर एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो फिर वो आपका क्लाइंट की वो डिटेल लेंगे, नाम लेंगे, बाकी वो एड्रेस वगैरह लेंगे, आपका डिटेल लेंगे। फिर वो इंडिविजुअली जितने भी आपके क्लाइंट हैं सबका एक एप्लीकेशन वो बनाएंगे। फिर वो एप्लीकेशन बाय पोस्ट जो है वो आपको अपने जो है दफ्तर को या जो क्लाइंट है उसके घर में भेजेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं कि किसके पास जाना चाहिए तो फिर वो उनके जो है वो इनफैक्ट घर जाएगा तो या आपके दफ्तर आएगा। फिर आपने वो एप्लीकेशन फ़िल करना है और फिल करके वो एप्लीकेशन आपने वापस करना है, तब जाकर वो आपका एप्लीकेशन सुरेंद्र सिंह के अंडर रूट के अंदर जो है वो जमा होगा। इसके अलावा कोई और तरीक़ाकार नहीं है। कुछ लोगों ने हो सकता है कि कोशिश करने की कोशिश की हो कोई बाईपास करने की, लेकिन बाईपास ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर कोई भी आप ऐसा हरकत करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो सुरेंद्र सिंह के अंडर वो इनवैलिड हो जाएगा। तो क्योंकि ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो इनकी जो डेडलाइन है टू मेक द एप्लीकेशन ये इनफैक्ट
30 जून 2021 है। तो अगर लोग यहाँ आ चुके हैं तो उनका 31 दिसंबर जो है वो डेडलाइन नहीं थी, इनकी डेडलाइन जो है वो 30 जून है 2021। तो आपके पास अभी उस हवाले से जो है वो 6 तकरीबन महीने पड़े हुए हैं, 6 माह जो है वो पड़े हुए हैं। तो ये तो ब्रीफली जो था ये मैं अपने कोलीग को, अपने क्लाइंट को अपडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट थे जिनको हमने ये इन्फॉर्मेशन दी वो हमारी इस इन्फॉर्मेशन से थोड़े सरप्राइज हुए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उनको कोई भी और जो है वो लॉयर नहीं दे रहा था और वो इस बात को सही तरीके से समझ नहीं रहे थे। तो इसलिए मैं ये वैलिड जो है ये पॉइंट जो है लाइव टीवी पे लाना चाहता हूँ कि जो सोलिसिटर हजरात बैठे हुए हैं जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि अगर आपने कोई सुरेंद्र सिंह का एप्लीकेशन है तो उसका तरीकाकार क्या है और किस तरीके से करना है। नाजरीन, ऑब्वियसली लाइव प्रोग्राम है, अगर आपको कोई मसला है इमिग्रेशन का या आपका केस कोई पेंडिंग है या आपने कोई और किसी हवाले से आपने जो है वो हमें सवाल करना है तो हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस नंबर पे आप हमें जो है वो लाइव कॉल कर सकते हैं। नाजरीन, ये तो मैंने जो सुरेंद्र सिंह के हवाले से जो है अपडेट की है। आज मेरा एक और जो है वो बात मैं करना चाहता हूँ, ये जो है अपील के हवाले से, जो अपील के हवाले से और जो पेरेंट्स जो हैं उनके हवाले से, जो लोग अपने पेरेंट्स को इस मुल्क में लेकर आना चाहते हैं परमानेंट सेटलमेंट के लिए, उनके लिए भी जो है मैं वो जो है वो मैं बताना चाहता हूँ कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसका सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आपका जो वालदैन हैं वो 65 एज से ऊपर है, और उसके अलावा दूसरा ये है कि उनका अपने मुल्क में कोई भी करीबी रिश्तेदार यानी कि कोई उनका बच्चा, भाई, बहन या बेटी जो उनकी लुक आफ्टर करने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो एक कॉल है नाजरीन, कॉल ले लेते हैं, फिर इसके बारे में हम जो है बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी भाई यार, मैं लंदन से बोल रहा हूँ, इरफान मेरा नाम है। जी जी तो आपसे 2 इन्फॉर्मेशन थी चाहिए थी। एक तो यह है कि हमारे पास अभी ट्रैवल डॉक्यूमेंट हैं जी जी ये जो यूके गवर्नमेंट के, तो इस पे अभी हम कि हमें वीज़े की ज़रूरत है या नहीं है यूरोप जाने के लिए। नहीं, तो पहले एक जो सवाल तो अगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए तो आई थिंक आपको यूरोप के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैसे तो 6 माह का जो है ना वो यूरोपियन या ब्रिटिश जो लोग हैं उनके लिए फ्री है, आप जा आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑब्वियसली ट्रैवल डॉक्यूमेंट है तो वो आपको आप यूरोप नहीं उसमें जा सकेंगे। आई थिंक यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर वीज़ा, आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, नहीं इससे पहले मैं 5-6 बार गया हूँ ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे। नहीं, पहले गए ना, अब 31 दिसंबर से जो है ना वो रूल्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट का जो है ये जो है, क्योंकि आप ना तो ब्रिटिश है तो ना ही यूरोपियन है, तो उसकी वजह से जो न्यू रूल्स हैं उसकी वजह से जो है आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। तमाम कंट्रीज के लिए जी, जो यूरोपियन कंट्री शेंजन। की जा, क्योंकि ये हाँ, अब नहीं ऐसे ही हो गया ना जैसे आप यानी कि किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाना चाहते थे, अब वही रूल हो गए हैं सब के लिए। अच्छा चलें ठीक है। जी और एक और बात है कि वो हमारे एक अजीज हैं, उन्हें अगले साल में पासपोर्ट मिल जाएगा ये ब्रिटिश का, और उनकी एज भी तकरीबन 66 हो गई है। जी जी तो वो अगर जहाँ मदर कंट्री में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, पासपोर्ट है उनके पास, तो वो उन्हें बेनिफिट्स वगैरह मिलते रहेंगे वहाँ या नहीं मिलेंगे? कोई ये पेंशन वगैरह या कोई नहीं, इस टाइप? पेंशन तो जो है नॉर्मली तो पेंशन अगर वो उन्हें यहाँ से अगर पेंशन क्लियर करते हैं या मिलती है तो वो तो जारी रहनी चाहिए। तो बाकी बेनिफिट नहीं कोई मिलेंगे उनको अगर वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो। अच्छा जी ठीक है। जी, शुक्रिया आपके कॉल का। जी नाजरीन, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? राशिद बोल रहा हूँ जी इंग्लैंड से। जी जी सर मैं 2000 में यूके आ गया था आयरिश पासपोर्ट लेके। आयरिश पासपोर्ट लेकर? जी। जी जी 2003 में मेरी बेटी पैदा हुई जब मैं ब्रिटिश नेशनल नहीं था। जी जी फिर मैं ब्रिटिश नेशनल भी हो गया, दोनों पासपोर्ट है मेरे पास। अब मेरी बेटी 2003 में जो पैदा हुई है उसके पास आयरिश पासपोर्ट है, ब्रिटिश नहीं है, तो क्या करूं? तो कोई मसला नहीं, आयरिश पासपोर्ट वाले जो है उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बदले हैं। ये जो 31 दिसंबर से जो रूल बदले हैं ना ये यूरोपियन के लिए बदले हैं, लेकिन आयरिश लोगों के लिए रूल नहीं बदले, वो वही सेम रूल्स हैं। अच्छा, और अगर मैं पासपोर्ट ब्रिटिश भी लेना चाहूँ तो?
वो आप ले सकते हैं, अगर उसे यहाँ पे 5 साल उसने अगर मुकम्मल कर लिए हैं तो वो पासपोर्ट अपने जो है वो ले सकती है। तो क्या नेचुरलाइजेशन अप्लाई करना होगा उस बच्ची के लिए भी? या उसके लिए आप नेशनलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वो पैसे लगेंगे उसमें? जो पैसे तो जरूर लगेंगे, हो तो नहीं, उसकी एग्जेम्पशन तो नहीं है। अच्छा, मैं समझा यहाँ बाय बर्थ है वो, इसलिए उसका ऑटोमेटिक राइट है पासपोर्ट का। नहीं नहीं, फीस जो है वो तो फिर देनी पड़ेगी ना। अच्छा जी, शुक्रिया आपकी कॉल का। ओके, थैंक यू। जी जी, नाज़रीन, बात हो रही थी पेरेंट्स के जो है ना एप्लीकेशन के बारे में, कि उसके लिए अगर आपके वालदैन फैमिली जो है वो मुल्क से बाहर हैं और वहाँ और कोई बंदा लुक आफ्टर करने के लिए मौजूद नहीं है, एक तो उनकी उम्र जो है वो 65 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा है कि वहाँ पे कोई करीबी रिश्तेदार यानी कि बेटा बेटी बहन भाई उनका नहीं है जो उनकी लुक आफ्टर कर सके, और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि वो बीमार हैं, ख़ुद आप अकेले जो है वो नहीं रह सकते, उनको जो है वो केयर की ज़रूरत है, यानी कि डेली जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो है वो उनको असिस्टेंस चाहिए, और कोई करीबी आदमी जो है उनको वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके अलावा जो है आपने ये शो करना है कि वो आप पे डिपेंडेंट भी हैं, आप यानी कि पैसे वगैरह जो है वो आप उनको भेज रहे हैं, उसी के साथ वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो है ये इसके लिए दो किस्म की एप्लीकेशन हैं। एक तो एप्लीकेशन आप पेरेंट्स रूट के अंडर भी डाल सकते हैं जो वेरी एक्सपेंसिव है, वो तकरीबन 4-4.5 हज़ार पाउंड जो है वो आपका जो फीस लग जाएगी होम ऑफिस से, अगर आप पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हैं। कॉलर ले लेते हैं, फिर बात इसके बारे में बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, ईस्ट लंदन से हूँ। जी मेरे को पूछना है, ये जो पेंशन क्रेडिट है वो कब मिलती है और उसके लिए कितना सेविंग होना चाहिए? ऐसा कोई वो जो मैं पेंशन पे हूँ, जी जी अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, मेरे को 3 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो मेरे को ये जानना है कि ये लोग बोल रहे हैं पेंशन क्रेडिट मिलता है, पेंशन क्रेडिट मिलता है, तो वो क्या है और कब कितना सेविंग हो तो मिल सकता है? पेंशन क्रेडिट का क्या क्या सवाल क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं आपकी किस बारे में? पेंशन क्रेडिट तो कह रहे हैं कि आपको ऑलरेडी मिल रही है। नहीं मिल रही है। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि पेंशन क्रेडिट मिल रही है, लेकिन मैं बोलता हूँ वो मिलती है और कब मिलती है, उसके लिए कितना सेविंग होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून है? देखें, ये नॉर्मली तो 65 ईयर के बाद जो है वो पेंशन क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए ना, लेकिन इन्होंने ये रिसेंटली जो है ना ये कोई इन्होंने जो बेनिफिट है ना उसको एक ही यूनिवर्सल क्रेडिट जो है वो बना दिया है। अब आई थिंक मोस्टली जो बेनिफिट्स हैं वो सब यूनिवर्सल क्रेडिट में ही आते हैं। तो इसके हवाले से जो है ना, आप अपनी उम्र क्या है आपकी? 64 होने वाला हूँ, 64। या 65 के बाद जो है ना वो आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। और तो उससे पहले का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं सर? नहीं। ओ, तो ये लोग वैसे कहते हैं पेंशन क्रेडिट। ओ ओके, शुक्रिया जी। थैंक यू और फॉर उसके लिए योर कोई कॉल। सेविंग, सॉरी माफ करना, वो कोई जरूर है कि सेविंग आपके पास होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, सेविंग का तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं, अच्छा 65 होना चाहिए, ऐसा है? जी ओके जी, ओके। शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, बात हो रही थी पेरेंट्स के हवाले से कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो 2 किस्म की होती हैं। एक तो आप पेरेंट्स का जो है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसमें इनफैक्ट आप तो दूसरा एप्लीकेशन तो ह्यूमन राइट्स के अंडर है, उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले तो ये होता था कि आप कैटेगरी जो है वो नहीं बदल सकते, जैसे अगर आपके वालदैन यहाँ पे आए हुए हैं एज ए विजिटर कैटेगरी पे, तो यहाँ से भी आप एप्लीकेशन जो है उनके लिए पेरेंट्स का कर सकते हैं। उसका दो तरीक़ाकार है। दूसरा वो ये है कि आप ह्यूमन राइट्स के जो है ना उसके अंडर जो है वो आप एप्लीकेशन जो है वो कर दें, तो उसकी फ़ीस जो है वो कम है। लेकिन ये मेरा जो पिछला 2-3 साल का तजर्बा ये है कि जितने भी एप्लीकेशन इस बेसिस पे जो लोगों ने किए हैं, होम ऑफिस ने उनको रिफ्यूज़ किया है। बहुत इनफैक्ट जो है ये ज़्यादती है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसे लोग हैं इनकी सारी की सारी फैमिली जो है इनफैक्ट वो इंग्लैंड में मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ उनके पेरेंट्स हैं जो बहुत उम्र दराज हैं और इनफैक्ट वो बीमारी में मुब्तला हैं और कोई भी उनकी लुक आफ्टर करने के लिए वहाँ मौजूद नहीं है। और अब ऑब्वियसली बच्चे यहाँ पे सेटल हैं, उनके आगे से उनके अपने बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, बच्चे उनके स्कूल जा रहे हैं, तो
तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि इनफैक्ट वो जो है इंग्लैंड को छोड़कर अपने जो है वहाँ पे परमानेंट के लिए या ज़्यादा अरसा रह सकें। तो आना जाने के लिए भी अगर ज़्यादा अरसा आप नहीं जाकर रह सकते, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो एप्लीकेशन है पेरेंट्स के, इनको जो है होम ऑफिस जो आपके लोकल एमपी है उसके पास आप जाएं, जाकर उसे जो है ना उसे ये बात बताएं, सिचुएशन बताएं कि ये इसे जो पेरेंट्स हैं उनके हवाले से जो वीज़े हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट जो है वो होम ऑफिस की रवैया है और वीज़े इनफैक्ट नहीं इशू कर रहे, इवन दो कानून मौजूद है, सारे जो रिक्वायरमेंट है वो भी आप पूरी कर रही हैं, उसके अलावा भी फिर आपका जो है वो वीज़ा नहीं लगता। मैंने एक केस किया था, उसमें इनफैक्ट वो केस अलाउ हुआ था, लेकिन मोस्टली जजेस जो हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, वो जो जज थे उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन दिया और जो है ना उसमें उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रख कर जो है वो फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके करीबी रिश्तेदार नहीं हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे इशू होते हैं जो बॉडी फंक्शन जो क्लीनिंग वगैरह होती है उसके हवाले से और जो डेली एक्टिविटी के हवाले से जो इनफैक्ट और इमोशनल अटैचमेंट जो होती है उसके बारे में उसने कहा जी अगर कोई भी आदमी आपका जो नेबर वगैरह कोई भी किसी किस्म की जो है हेल्प प्रोवाइड करता है तो वो सफिशेंट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मालूमात होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो आप उनके साथ जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते और वो ऑब्वियसली जिस्मानी तौर पे आपको हाथ भी नहीं लगा सकते, और उसके अलावा जो है वो इनफैक्ट जो इमोशनल जो अटैचमेंट होती है वो नहीं होती है वहाँ पे। और ऑब्वियसली इस उम्र में जी नाजरीन आई थिंक हमारा टाइम हो रहा है ब्रेक के लिए, तो हम ब्रेक पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम ब्रेक के बाद जारी और सारी रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।